वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। सो आज हम अपनी वीडियो को कल वाली वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं और आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और क्रैकर फ्री दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, हमने लीडरशिप स्टाइल करी थी, उसको हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया था। सेकंड पॉइंट है हमारा पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल, जिसमें फर्स्ट आता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक कौन सी स्टाइल होती है? देखिए, इट्स रेफर टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर टेंड्स टू रन द शो विल ऑल बाय हिमसेल्फ, जो वो खुद से करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसके। फॉर्मल रिलेशनशिप, वो सबसे फॉर्मल रिलेशनशिप बना के रखता है अपने लीडर से भी, फॉलोवर से भी, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशंस के अंडर ही काम करता है और उनके साथ इंटरेक्ट करता है। सेंट्रल अथॉरिटी, उस जो इस स्टाइल का काम है वो ये नहीं है कि वो किसी को मतलब कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, नहीं, बल्कि वो अथॉरिटी के अंडर रिमेन रह के वो वर्क परफॉर्मेंस को सेंट्रलाइज करेगा। सिंगल मैन डिसीजन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिम मैनेजर ही डिसीजन लेगा और कोई यूज़ कर लेगा, वो जो भी डिसीजन लेगा वो लेगा, कोई भी इंडिविजुअल का उसमें ग्रांट नहीं होगा। और वो साथ ही साथ अपने मैनेजर्स को भी मोटिवेट करेगा अबाउट इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस। नेगेटिव मोटिवेशन, जो कई बार मैनेजर्स क्या करते हैं, कई बार उनकी वर्क पर्सन के लिए वो लाइक करते हैं, बट एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है जिन्हें डर और फियर का उन्हें रहता है कि खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिवली भी पॉजिटिवली, ताकि उनका मोरल इंक्रीज हो जाए या फिर कम हो जाए। रॉन्ग बिलीव्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, कई बार हमारे जो मैनेजर है वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है हमारे एम्प्लॉयज़ के दौरान, ताकि वो वर्क नहीं कर रहे, उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहे, उन्हें कंट्रोल की रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनके लिए हम अपने इस स्टाइल को यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ को सेंट्रलाइज कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है वो ओबीडियंट मैनर होता है, वो जस्ट जो बोलते हैं वो वर्क कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है। ठीक है, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग और सजेशन जो एम्प्लॉयज़ का वो मीनिंगलेस है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मैनेजर्स ही आइडियाज़ लेगा और उन्हें इम्पोज करेगा। टाइट एंड क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट और कंट्रोल सुपरविजन रहता है हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ताकि जो उनकी प्रोग्रेस है वो जल्दी से जल्दी फास्ट में बढ़ जाए और वो अपना डिज़ायर अचीव कर ले। एडवांटेजेस क्या है? क्विक एंड क्लियर डिसीजन लिया जाता है, हमारे वो जो एम्प्लॉयज़ की वर्क है उनसे सेटिस्फाइड होती हैं, हमारे नेसेसरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि लेस एजुकेटेड हमारे एम्प्लॉयज़ हों, और हम मैनेजर्स को मोटिवेशन का सोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कई बार मोटिवेशन करने में हम कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है, प्रोडक्टिविटी भी हमारी लेस होती है। एग्रीगेशन टू एम्प्लॉयज़, हमारे मैनेजर्स के ऊपर एक उनका पार्टिसिपेशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार चांसेस ज़्यादा रहते हैं काम डिले होने के। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शलिटी, यहाँ कई बार हमारे जो मैनेजर्स हैं वो पार्शलिटी अपनी दिखा देते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ के प्रति। सुटेबल कहाँ रहेगा? व्हेन द लीडर इज अ मोस्ट एक्नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप, वेयर देयर इज अ लिटिल टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड एंड व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनएक्सपीरियंस्ड। वहाँ पे जब हम ये चार सिचुएशन होंगी वहाँ पे सुटेबल रहेगा हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नॉट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है, इट्स रेफर टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, वो अपने सबऑर्डिनेट से डिसीजन लेता है, आफ्टर दैट वो कुछ काम करता है। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जो हमारा मैनेजर है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ पार्टिसिपेशन करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है और रिजल्ट उनके बिहाफ पे ही लेता है। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ को पूरी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन लिया जाता है, उनके टैलेंट की, उनके एक्सपीरियंस की और उनके बात की पूरी कदर की जाती है। हम अपने एम्प्लॉयज़ में बिलीव रखते हैं, जाकि उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी वर्क परफॉर्मेंस है, वो एक अच्छे मैनर में इंक्रीज़ हो, एक गुड मैनर में, और उनका मोरल भी इंक्रीज़ हो। यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होती है हमारे एम्प्लॉयज़ की, ओपन कम्युनिकेशन हो जाती है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि उन्हें डिसीजन उनके साथ अच्छा हो, हमारा डिसीजन भी बेटर हो। ग्रुप डिस्कशन मेकिंग, हमारी ग्रुप डिस्कशन चलती रहती है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ और हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ। कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग एम्प्लॉयज़, हमारे भी एम्प्लॉयज़ के प्रति कोऑपरेटिव बिहेवियर करा जाता है। नो नीड टू टाइट कंट्रोल, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा उनको डांटने की, उनके ऊपर कंट्रोल रखने की, उनके हर एक काम में इंटरफेरेंस करने की। एडवांटेज देखिए, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ का बहुत ही ज़्यादा हाई मोरल बूस्ट होता है, क्योंकि हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके वेल विशर के लिए उनका पार्टिसिपेशन लेना बहुत ज़रूरी समझते हैं। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी की पूरी क्रिएशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का मतलब एफिशिएंसी को दिखाया जाता है, लिया जाता है, रिस्पेक्ट करी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम हर किसी को मौका दे रहे हैं अपनी बात को रखने का, डिसीजन लेने का और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको आगे बढ़ाने का। क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस, अगर हम एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ चेंजेस लाए तो वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो डिसीजन उनके बिहाफ पे उनकी सोच को मध्य रखते हुए करे जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिंग वर्क, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है कि हम अपने मैनेजर के ऊपर अगर हम वर्कलोड बढ़ा भी दें तो वो मैनेजर्स डिक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमारे एंटरप्राइज की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन ही होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो हमारे रिक्वायर्ड ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट, हमें यहाँ पे एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे हमें उनका विचार चाहिए। कई बार डिसीजन लेने में लेट हो जाता है, क्योंकि हम हर किसी का ओपिनियन सामने रखते हैं। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, कई बार मैनेजर्स को लगता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के ले देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह देता है, तो कई बार वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लेता है। मैनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे हर कोई टाइप का मैनेजर होगा, कोई एजुकेटेड, कोई अनएजुकेटेड, कोई ट्रेंड तो कोई अनट्रेंड, कोई स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड, इस टाइप के मैनेजर्स होंगे। सुटेबल कहाँ पे होंगे, व्हेन द ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड एंड ईगर टू शेयर देयर नॉलेज, व्हेन प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, when leader wants to involve the subordinate in decision making, and when roles are clear। ठीक है, ये 4 सिचुएशन होंगी तभी ये क्लियर होगी। Now free rein leadership style, it's referred to that leadership style in which the leader give his subordinate complete freedom to make decision। जहाँ पे मैनेजर सबॉर्डिनेट्स के हाथ में कि आप ही लो डिसीजन, मैं नहीं इंटरफेयर करूंगा। फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट्स के अंदर फेथ होगा तभी वो डिसीजन ले पाएंगे। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जहाँ पे इंडिपेंडेंटली सबॉर्डिनेट्स ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी वो सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बन जाता है। मोटिवेशन थ्रू अथॉरिटी, हम अथॉरिटी दे के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन हो जाती है, वो सेल्फ डायरेक्टर सुपरवाइजर कंट्रोल खुद ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है और मैंने सिर्फ इंटरफेयर करते हैं उनके कुछ सिचुएशंस में। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता चल जाता है हमारे एम्प्लॉयज़ को। एडवांटेजेस क्या होंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, हमारे सबॉर्डिनेट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेवलपमेंट होगी। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा, वो हर तरीके से मोटिवेट होंगे। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन इन द एंटरप्राइजेज, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ज़्यादा होगी। डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन, कई बार जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे देते हैं, बट कई बार उन्हें प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरल पोस्ट एंड सुटेबल फॉर अगर कोई हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज होंगे उन्हीं के लिए सुटेबल है फ्री रेन लीडरशिप है, वरना कोई कामयाब नहीं है। सुटेबिलिटी कहाँ पे होगी, व्हेन द फेलोवर्स आर हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड, व्हेन फेलोवर हैव प्राइड इन द वर्क एंड दे डेवलप सक्सेसफुली इन देयर ओन, आउटसाइड एक्सपर्ट्स सच एज स्टाफ एंड कंसल्टेंट आर बीइंग यूज्ड, फॉलोवर्स आर द ट्रस्टवर्दी। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल देखिए, ऑटोक्रेटिक होगा, सिर्फ एक ही लीडर होगा, सिर्फ दूसरों को गाइड करेगा। डेमोक्रेटिक मतलब लीडर ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, मतलब सब में आपस में। और यहाँ पे क्या है, लीडर का कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ का। तो ये आप इस पिक्चर के थ्रू इन तीनों को याद कर सकते हो। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में 15 नंबर में आता है। आप तीनों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, सुटेबिलिटी देनी होगी, करेक्टरिस्टिक्स देने होंगे और ये तीनों डायग्राम बनाने होंगे। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये कर लेना। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन, ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ सिर्फ पिक्चर। ओके, डन। नाउ रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल, रिजल्ट बेस्ड में क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को ओरिएंटेड करा जाता है उनके लीडरशिप स्टाइल से। प्रोडक्शन के में होगा, उनका वेलफेयर के लिए बारे में सोचा जाता है और उनको ये देखा रहता है कि जो उनकी टेक्निक्स कैसे हैं, आइडियाज़ कैसे हैं, कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय ज़्यादा बिजी तो नहीं है, मोटिवेट किस काम से हो रहे हैं, तो ये सब देखा जाता है। ठीक है, नाउ चूजिंग अ लीडरशिप स्टाइल, कौन सा करेंगे आप, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें मध्य रखेंगे कि आपका मैनेजर का नेचर क्या है, लीडर का, सबॉर्डिनेट्स का नेचर क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना है और सिचुएशंस क्या है वो की, उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं हमारा, जो कि है हमारा कंट्रोलिंग। इट इज़ द लास्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस।
ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या आएगा, कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जहाँ पे फंक्शंस मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन आप प्लानिंग हो गई, जहाँ पे अपनी प्री डिटरमाइन क्या होता है एक्टिविटीज बिफोर हैंड, आफ्टर डिसाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग टेक केयर करता है कि हमें क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करनी है हमारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, क्या क्या स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या प्रिपेयर करना है, स्ट्रक्चर ऑफ रोल मीनिंग, ठीक है। उनके बाद डिफरेंट पोस्ट को एस्टेब्लिश करने के बाद हम अपने उनके लिए उनको फिल करते हैं उनकी जॉब्स को, दैट इज स्टाफिंग, जिसमें हम अपने वर्किंग पीपल्स को गाइड करते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट में क्या, जहाँ पे वर्क होंगे इन चारों काम का बीइंग परफॉर्म करे जाएंगे, प्लान्स बनाए जाएंगे, वर्क को प्रोग्रेस करा जाएगा, डेफिशिएंसी होगी, एक्शंस को रिमेडियल करना पड़ेगा और अपने कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करते हुए हमें अपनी परफॉर्मेंस पर कंट्रोल करना होगा, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इट्स एफर्ट टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर, जो हमने एक्चुअल रिजल्ट बनाया था अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, अब देखते हैं कितना पहुंचा है। डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन, ठीक है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स देखिए, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट, ये हमारा फंडामेंटल मैनेजमेंट है, आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड लीडिंग उसके बाद आता है, और इसके बिना हमारे फंक्शंस बाकी मीनिंगलेस है। कंट्रोलिंग इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, ये फंक्शन हर एक मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट दिस वी कैन नॉट अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, हमारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, विदाउट क्योंकि जो भी हमें चेंजेस लाने होंगे वो कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग ही होंगे, हमें अपनी सिचुएशंस को मेजर करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। तो क्या कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट जस्ट एज बीइंग हैज टू ब्रीथ कंटिन्यू इन ऑर्डर टू लाइव, सिमिलरली एन एंटरप्राइज नीड टू कंट्रोल इट्स एक्सिस्टेंस। कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आप कंट्रोल स्टार्टिंग से नहीं रखोगे तो एंडिंग में कंट्रोलिंग करने का कोई फायदा नहीं, आपको प्लानिंग के साथ साथ ही आपको कंट्रोलिंग स्टार्ट करनी होगी। कंट्रोलिंग इज नॉट नेसेसरी लुकिंग बैक, इट्स लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो, आपको ये नहीं है सिर्फ और आपको फ्यूचर को सोचना है, आपको अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तीनों के बारे में सोचना होगा कंट्रोलिंग को मध्य रखते हुए। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट, ये हमेशा एक्चुअल रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं और अपनी डेविएशन को फाइंड आउट करना होता है। Action is the essence of controlling. Taking corrective action on the basis of result of the essence of control is the essence of controlling. Keep controlling, delegation में भी हमें कंट्रोल बना के रखना पड़ता है। Information is the guide to controlling, जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ या जनरल सबॉर्डिनेट्स को, मैनेजर्स को, हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर को, हमारे सुपरवाइजर्स को, तो वहाँ पे भी हमें कंट्रोलिंग रखनी पड़ती है। कंट्रोलिंग इज नॉट कॉन्करेंट एक्यूजन और सुप्रीम एम्प्लॉयज़, क्या है कि इसमें अपने डिजायर्स को अचीव करना होता है, तो हमें एम्प्लॉयज़ को अचीव करना होगा, उन्हें ये एक्सक्यूज़ नहीं देने बल्कि उनके लिए रूल्स बनाने ताकि वो कंट्रोल रहे। कंट्रोलिंग फंक्शन हैज़ बोथ इमोशन एंड मोटिवेशन इम्प्लीकेशंस, इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी कंसेप्ट है हमारा कंट्रोलिंग इज एक्साइड और ऑल द मतलब प्रोडक्शन वाइल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, लाइक मटेरियल, मशीन्स यूटिलाइजेशन करना, मैन पावर को कंट्रोल करना, तो कंट्रोलिंग बोथ है, कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग इज नीडेड फॉर टू रीजन के लिए करना है, टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, टू अडेप्ट द वेरियस चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेकिंग प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। कंट्रोलिंग हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच, हमारे कंट्रोलिंग बस दो सिंह कि हाँ क्या पता है, कंट्रोलिंग का कई बार पॉजिटिव यूज भी हो सकता है और नेगेटिव यूज भी हो सकता है। नाउ कंट्रोलिंग का प्रोसेस, सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, देखिए पूरा आपको होल दिया हुआ है, आपकी सबकी बुक में होगा, तो हम एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। Setting performance standards. Standards are those criteria on the basis of which the actual performance is made. ठीक है, इसमें दो बनाए हुए हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है वो उसमें क्या आएगा कि हमारे फिगर्स में, जैसे कि भाई हमारी 10 की यूनिट्स प्रोडक्शन है तो टोटल पर यूनिट्स कितने 100 रुपीज़ हो रही है, इस तरीके से। और क्वालिटेटिव क्या आएगा, अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज करा तो कितना बढ़ा, कितना मेजरमेंट हुआ और कितनी ज़्यादा टर्नओवर हमारी कम हुई है। ठीक है, बेसिस क्या आएगा, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट के ऊपर हमारा डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स कौन से, जैसे कि स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर एंड डेविएशन टॉलरेंस होना चाहिए, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। नाउ मेजरमेंट में क्या है, आप उसे मेजर कर सके अपने एक्चुअल रिजल्ट को, मतलब आपने जो प्लान किया था,
जो आपने प्रीवियसली प्लान किया था कि हमें कहाँ तक पहुँचना है उसको मेज़र करना, वो जो प्रोग्रेस में चल रहा है, सुपरवाइजिंग में कंट्रोल हो रहा है, क्या स्पीड है, इस तरीके से। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। द फिगर रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस शुड बी as far as possible be completely true. The figure should be continuously prepared. The standard for measuring process should be the same as were adopted at the time of determining standards, and progress measuring system should be quick point out of deviation. मतलब जब आपने प्लान करके कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हो कि हमने एट द एंड हमें ये चीज़ें देखनी है, तो इस तरीके से आपको मेजर करना होगा। नाउ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब आपको नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो बट इट नॉट लेस देन जो आपको कोशिश है वो पॉजिटिव डेविएशन ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए अब 10 यूनिट्स थी, आप स्टैंडर्ड ये थी, एक्चुअल ये आ रही हैं, रिजल्ट ये आ गया -2, इस तरीके से। ठीक है, सो बस आज तक यहीं तक रखते हैं 3 पॉइंट्स, बाकी हम कल वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।